लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में परामर्श के बाद आज हम लोगों को देखना है निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। आप सभी ने पढ़ा है निर्देशन एवं परामर्श और आपने देखा भी कि किस प्रकार निर्देशन और परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हमको देखना है कि निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में सहयोग देने वाली वह कौन सी संस्थाएं हैं जो निर्देशन एवं परामर्श को छात्र तक पहुंचाती हैं, या विद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर वह कौन सी संस्थाएं हैं जो छात्रों को सहयोग करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। तो सबसे पहला है नंबर 1 मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव की समिति की संस्तुति के बाद हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। इलाहाबाद में लाउता रोड पर इसकी स्थापना हुई है, जीआईसी के बगल में। आज यह संस्था उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। और इसका कार्य है कि वह प्रदेश स्तर पर बालकों के उन्नयन के लिए, उनके अधिगम स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए यह कार्य करती है। साथ ही यह प्रयोगशाला निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। अब हमें देखना है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो सबसे पहले है निर्देशन। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश निर्देशन का कार्य करती है। निर्देशन के अंतर्गत वह है व्यक्तिगत निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, बाल निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन का कार्य करती है, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में और बालकों के अधिगम स्तर को उठाने के लिए प्रयासरत रहती है। इसके बाद है प्रशिक्षण। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश एक डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी नामक कोर्स को भी संचालित करती है। इसके लिए परामर्श दाता को पहले जिसे परामर्श करने की रुचि होती है उसे वह एमए इन साइकोलॉजी या एमए इन एजुकेशन या एमएड की डिग्री यदि किसी ने प्राप्त कर रखा है और वह परामर्श के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए यह प्रशिक्षण का कार्य करती है, जो सर्टिफिकेट कहलाता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। इसके बाद है सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रशिक्षण में वह उन अध्यापकों, उन शिक्षाविदों और उन परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है जो किसी न किसी प्रकार से सेवा में होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नवाचार आते हैं उनसे समायोजित होने के लिए जो नए शोध होते हैं उनके बारे में, उन्हें उन नवाचारों के बारे में उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसके बाद है चयन कार्य। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश चयन कार्य में भी सहयोग करती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से एक कुशल और सक्षम व्यक्ति का चयन हो पाता है। साथ ही वह विभिन्न प्रकार के टेस्टों का निर्माण भी करती है, जिससे विभिन्न वर्ग के लोगों का चयन करने में सहायता मिलती है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश या ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन प्रदेश लेवल पर करती है, जिसका उद्देश्य होता है कि ऐसे छात्रों का चुनाव करना जो विशिष्ट है या जिनमें ऐसी योग्यता है जो अद्वितीय है, उन लोगों की यह खोज करती है। इसके बाद है शोध कार्य व परियोजना। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्य है शोध कार्य व परियोजना। वह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करती है, जिसके माध्यम से हमें
शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार प्राप्त होते हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं उनका हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है प्रकाशन कार्य। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्य है प्रकाशन, जिसमें वह आपका बालक नामक त्रैमासिक पत्रिका का संचालन करती है। साथ ही बालाघाट व उत्कर्ष नामक पुस्तकों का भी यह प्रकाशन का कार्य करती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अधिगम स्तर को अच्छा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उसमें सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसके बाद है अनुवर्ती कार्य। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश अनुवर्ती निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में अनुवर्ती कार्य भी करती है। इसके साथ है अन्य कार्य। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का अन्य कार्य यह भी है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने में वह उनका सहयोग करती है। इसके बाद है, पहला तो आपने देखा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दूसरा इसका जो है संस्था है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडलों पर यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक मंडल में एक मंडली मनोविज्ञान केंद्र होगा जो मंडल स्तर पर कार्य करेगा और मंडल स्तर पर वह मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह मंडल स्तर पर करेगा, ताकि वह मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश पर का जो भारी बोझ है वह उसको कम कर सकेंगे और उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद का जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है उसके निर्देशन में यह अपने कार्यभार को संभालेंगे। अब इसके क्या कार्य होते हैं, तो पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश द्वारा किए जा रहे कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना। यदि इलाहाबाद प्रयागराज में जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी केंद्र है वहां पर उत्तर प्रदेश के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर जाएंगे तो वहां पर भीड़ हो जाएगी और किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्य को बांटने के लिए प्रत्येक मंडल पर एक मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका कार्य है कि वह उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के कार्यों को मंडल स्तर पर सेवा प्रदान करें। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित कराएं। यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना, उसके निर्देशन जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश है उसके निर्देशन में यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन मंडल स्तर पर करते हैं। साथ ही छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना, इसका कार्य है मंडल स्तर पर छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना। फिर है छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देना। मंडल स्तर पर छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे भय, क्रोध, डर, संवेग, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं जिससे वह छात्र समायोजन नहीं कर पाता है उन समस्याओं के निवारण में परामर्श देना। इसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको परामर्श देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वह अपनी जो जीवन की कठिनाइयां हैं उनको आसानी से दूर नहीं कर पाते, इसलिए उनको परामर्श देकर उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है अगली संस्था है जिला चिकित्सालय। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जिले में एक जिला चिकित्सालय स्थापित होता है। जिला चिकित्सालय में एक परामर्शदाता होता है जो विभिन्न प्रकार की आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। साथ ही जिला चिकित्सालय स्तर से जो ऐसे छात्र हैं जो विभिन्न प्रकार से दिव्यांग हैं उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल है, उनके चश्मे की व्यवस्था करना हो, चाहे उन्हें बैसाखी की व्यवस्था करना हो, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो है जिला चिकित्सालय से उपकरण आदि देकर की जाती हैं। इसके साथ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जिसे आप डाइट के नाम से जानते हैं। ये इसका डाइट का तो मुख्य कार्य है अध्यापकों को सेवाकालीन एवं सेवा से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, अच्छे अध्यापकों का निर्माण करना। किंतु इसके साथ ही यहाँ पर एक डाइट पर एक मेंटर की नियुक्ति होती है जिसका कार्य है शिक्षकों के मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण निरीक्षण तंत्र फैले हुए हैं जिनके माध्यम से हम खंड वाइज खंड क्रमबद्ध तरीके से
परामर्श और निर्देशन संबंधी जो हमारी परामर्श और निर्देशन की जो व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से संलग्न कर पाते हैं। अब ये निरीक्षण तंत्र है वो किस प्रकार से है, तो पहला है प्रदेश स्तर पर। तो प्रदेश स्तर पर आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद है जो प्रदेश स्तर पर कार्य करती है। दूसरा है मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर आप जानते हैं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है जो मंडल स्तर पर कार्य करते हैं। इसके बाद जिले स्तर पर, जिले स्तर पर जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कार्य करते हैं और वह छात्रों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद विकास क्षेत्र स्तर पर, जैसे आप ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं, सभी ब्लॉकों पर एक समन्वय संसाधन केंद्र होता है जिसके माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है विद्यालय स्तर पर। तो आप सभी जानते हैं कि विद्यालय स्तर पर निर्देशनकर्ता और परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती है जो विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हैं। कभी कभी कुछ विद्यालय के श्रेष्ठ अध्यापकों को ही इस कार्य में लगा दिया जाता है जो डायट स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और विद्यालय में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समुदाय व विद्यालय की सहयोगी समितियां। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में समुदाय एवं विद्यालय की कुछ सहयोगी समितियां होती हैं जो बालकों की कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास करती हैं। उन सहयोगी समितियों में 3 प्रकार की समितियों का उल्लेख किया गया है। पहला है रेखा संगठन, दूसरा है कर्मचारी संगठन, तीसरा है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। सबसे पहले हम देखेंगे रेखा संगठन। आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऐसे संस्थान में जहां ऊपर से नीचे की ओर आदेश प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई भी आदेश ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है वह रेखा संगठन कहलाता है। इसमें जो शीर्ष अधिकारी होता है वह कोई नियम या कानून बनाता है, वह नीचे की ओर कार्य करता है। इस प्रकार से इसमें लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए कार्य करते हैं। दूसरा है कर्मचारी संगठन। कर्मचारी संगठन में एक अधिकारी होता है, उसके बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं, सबका बराबर में उत्तरदायित्व बटा होता है और वह मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसे ज्यादा सफल मानते हैं। दूसरा है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन है, इसमें रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है क्योंकि दोनों की कुछ अच्छाइयां दोनों की कुछ कठिनाइयां हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से हम निर्देशन एवं परामर्श को अच्छे तरीके से करें और समस्याओं का समाधान करने में हमें आसानी प्राप्त हो। इसके बाद है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। आप सभी जानते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाले संस्थाओं में कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर अपने स्तर से लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और लोगों को आसानी से परामर्श और निर्देशन उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद हमको देखना है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बहुत ही अतुलनीय है क्योंकि यदि अधिगम के क्षेत्र में निर्देशन एवं परामर्श को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो बाल अधिगम बहुत ही आसान हो जाता है, छात्र की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे महत्व है, वह कौन सी अपनी भूमिका निभाता है, उसको हम बिंदुवार देखेंगे। पहला है भावी शिक्षा कार्यक्रम में चयन में। भावी शिक्षा कार्यक्रम के चयन में बाल अधिगम निर्देशन परामर्श का अपना अतुलनीय महत्व है क्योंकि छात्र के लिए जो भी कार्यक्रम का चयन होता है वह निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से होता है तो वह निश्चित ही सफल होता है। उसके बाद है विद्यालय में समायोजन करने में निर्देशन एवं परामर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि किसी विद्यालय में तब तक छात्र समायोजन नहीं कर पाता है जब तक उसको सही से निर्देशित न किया जाए या उसका परामर्श या सहयोग न किया जाए। इसके बाद है अधिगम प्रक्रिया में वांछित प्रगति करने हेतु। अधिगम प्रक्रिया में वांछित प्रगति करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श का अपना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वांछित प्रगति तभी हो सकती है जब उसको सही से निर्देशन प्राप्त हो सके। इसके बाद है रोजगार के अवसर हेतु शिक्षण कार्य करने हेतु। रोजगार के क्षेत्र में बालक की रुचि क्षमता योग्यता के आधार पर जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तब जाके उसे सही रोजगार के चयन का मौका मिल पाता है। इसके बाद है अपव्यय व अवरोधन को रोकने में। आप सभी जानते हैं
कि आज विद्यालयों में अव्यय अवरोधन की बड़ी समस्या है। छात्र बीच में ही अपना शिक्षण कार्य बंद कर देते हैं। ऐसे में निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा हम अव्यय अवरोधन को रोक सकते हैं। इसके बाद है अधिगम में निर्मित सीखने का पठार को न बनने देने। आप जानते हैं कि सीखने के क्षेत्र में कभी कभी पठार उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में सीखना बंद हो जाता है। ऐसे में निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से उस पठार को हम नियंत्रित करते हैं, उस पठार को हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।